हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन क्लास। आपने प्रीवियस क्लास को हमारे देखा होगा, तो हम लोगों ने बात किया था एक्सियल फील्ड के बारे में। एक डाइपोल का जो एक्सियल फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस जस्ट क्लास में डिस्कशन किया था। और उसका एक पार्ट रह गया था जो कि था इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर आप इन फिगर्स को, हमारे इन थंबनेल को अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो हमने एक्सियल का केस डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ये हम कर चुके हैं। बट आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और यहाँ से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं पूरी जोश, पूरी एनर्जी, पूरे ऊर्जा के साथ। और ज़बरदस्त तरीके से क्लास से जुड़िए और चीज़ों को पढ़िए, रोज़ की तरह रोज़ रिवाइज करिए, रोज़ मेमोराइज करिए, अपने आप को रोज़ इवैल्यूएट करिए और एक बेहतर जर्नी रखिए, ताकि आपका जो फ्यूचर है, जो आपके बोर्ड में 95% ले आने का सपना है, वो पूरा हो सके हम दोनों के म्यूचुअल एफर्ट से। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन का डेरिवेशन। सबसे पहले एक डाइपोल हम बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा एक डाइपोल हम बनाएंगे। ध्यान से देखना बेटा, ये हमने एक डाइपोल बनाया। दिस इज आवर प्लस क्यू एंड दिस इज आवर माइनस क्यू। आप सभी को पता है कि डाइपोल से जो पासिंग लाइन होती है दोनों चार्ज से, डाइपोल के दोनों सेंटर ऑफ सेंटर जो पासिंग लाइन है वो क्या कहलाती है? एक्सियल। ये देखिए आपके सामने मैं बना दे रहा हूँ, ये एक्सियल लाइन है, दिख रहा होगा। ठीक है, इसके हमें नॉर्मली जाना है, इसके 90 डिग्री पे हमें एक लाइन बनाना है जो कि सेंटर से 90 डिग्री पे है। ये रही आपकी लाइन और इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा चीज़ें विजिबल होने लगे। तो ये जो लाइन आपके सामने है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पी पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? पी पॉइंट। ठीक है, चलिए तो क्या इसका फील है, क्या इसका कंसेप्ट है, इस चीज को समझिएगा। एक डाइपोल हमने कंसीडर किया, प्लस क्यू और माइनस क्यू। डाइपोल का एक्सियल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पासिंग थ्रू पॉजिटिव क्यू एंड माइनस क्यू, एक्सियल। और एक्सियल के 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होता है आपका इक्वेटोरियल। तो डाइपोल के बीच की लेंथ भी जरा हम कंसीडर कर लेते हैं। दोनों डाइपोल के बीच की लेंथ क्या है? 2l। ठीक है, तो नो डाउट, बिना सोचे समझे आप समझ सकते हैं, सेंटर से हाफ पार्ट l और सेंटर से रिमेनिंग हाफ पार्ट l। ठीक है, तो ये हमारा फिगर रहा। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सीधा हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सबसे पहले प्लस की फील्ड यहां पे बनाते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बनाएंगे। तो प्लस की फील्ड कैसे होगी? अवे, लाइक दिस, E1। ठीक है, प्लस की फील्ड क्या हो गई? अवे। देखो साफ साफ पहले समझना, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू की फील्ड कैसे होती है? अवे होती है। और माइनस की फील्ड टूवर्ड्स होती है, ए लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हमने कंसीडर किया E2। क्लियर? जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज ने टूवर्ड्स फील्ड बनाया E2। ये देखो, टूवर्ड्स। और जो ये पॉजिटिव है, इसने फील्ड बनाया अवे। पॉजिटिव फील्ड कैसे बनाती है? अवे। क्लियर? अब इस बात को हम मेंशन कर लेते हैं, इस बात को हम थोड़ा लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या है? E1 है। सो E1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? E1 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? तो जो E1 की वैल्यू है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस को क्या लिखोगे? हाइट को x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, हाइट हमारी x है, ये हाइट कितनी है? x।
तो 1/4πε0 और चार्ज क्या है q, ये हमने चार्ज रखा, और डिस्टेंस क्या हो गया बेटा x² प्लस l², इसका अंडर रूट है, क्या है बेटा अंडर रूट, और ये स्क्वायर हो गया। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। आई होप इज इट क्लियर। बहुत ध्यान से देख लीजिए हमारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से चीजों को समझ लीजिए। सही है। प्लस की फील्ड E1 अवे है, ये कैसा है अवे है, और E2 कैसा है टूवर्ड्स है। अच्छा ठीक है सर, ये तो बेसिक चीजें सही थी। पॉजिटिव Q का जो फील्ड है वो E1 है, जिसका मैग्नीट्यूड आपके सामने ये रहा, E1 इक्वल टू KQ/R²। K की वैल्यू 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू Q, और डिस्टेंस कितना है x² प्लस l² का अंडर रूट। अब E2 की इसी तरह करते हैं, सेम काम E2 का। तो जो E2 की फील्ड होगी बेटा सब कुछ यही है, E2 सब कुछ यही है, और इसके लिए भी डिस्टेंस और फॉर्मूला सब कुछ क्या है वही सेम, 1/4πε0, चार्ज है Q और डिस्टेंस सेम है x² प्लस l², और इसके अंडर रूट का होल स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर 2 जो कि E2 है, टूवर्ड्स। ये फील्ड कैसी है टूवर्ड्स E2। तो E1 और E2 हो गया हमारा। अब रिजोल्यूशन करने का खेल सबसे इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे खतरनाक खेल इसमें क्या है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि P पॉइंट पे कैसे रिजोल्यूट करना है, तो बस आपका काम हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। तो चलिए अब इसको साफ सुथरा बना के चीजों को रिजोल्यूट करते हैं, क्योंकि अभी नेट फील्ड नहीं आया है, अभी तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा है। अब हम करेंगे वेक्टर का रिजोल्यूशन। चलिए बहुत बारीकी से समझना बेटा, वरना गड़बड़ी होने के चांसेस 99% है। ठीक है, चलो सुनो, ये आपका वही सेम डाइपोल है बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, और ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका P। अब चलिए देखना बेटा, अपना अगर छोटा सा दिमाग यूज करो, छोटा सा, तो प्लस की फील्ड ऐसे गई अवे E1, और माइनस की फील्ड ये गई E2। यही हमने बनाया है अपने फिगर में। ठीक है, जरा दिमाग यूज करना। ये जो दो साइड हैं, कौन सा सर, दीज टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देखो मैं पिंक कलर से बना रहा हूं, ये दीज टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर सेम, दीज टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सेम। दोनों की डिस्टेंस कितना है x² प्लस l² का अंडर रूट। तो साइड्स के सेम होने की वजह से, बिकॉज दीज टू साइड्स आर सेम, देयरफॉर दीज एंगल ऑफ फॉर्मेशन थीटा विल बी सेम। ट्रायंगल का एक थ्योरम कहता है ना बेटा, ट्रायंगल का क्या थ्योरम कहता है कि अगर साइड्स हमारे इक्वल हैं तो उनके सामने वाला जो बनने वाला एंगल है वो भी सेम होगा। बेटा ध्यान से समझो, अगर ये दोनों साइड सेम हैं x² प्लस l², दीज टू साइड्स आर सेम, सो हेंस वी कैन से दीज टू एंगल्स विल बी ऑल्सो सेम, थीटा एंड थीटा। बस यही खेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ये देखिए, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ठीक है, P पॉइंट पे। अब ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा कि नहीं। देखो जेड बन रहा है यहां पे, यहां देखो एक जेड बन रहा है, ये जेड दिख रहा है। इस जेड की वजह से अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, और ये थीटा तो इसका इक्वल एंड अपोजिट एंगल भी थीटा। काम खत्म, ध्यान से सुन लो, समझ लो, काम फिनिश, काम 35। ये जेड बन रहा है, जेड, दो पैरेलल लाइन को एक, क्या कहते हैं इसको, ये तिरछी लाइन को क्या बोलते हैं, कौन सा कट, ट्रांसवर्स कट, हाँ सर ट्रांसवर्स कट ही बोलते हैं। तो ये टू पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो ये थीटा दोनों सेम हुए, दिस थीटा सो दिस विल बी थीटा, और वर्टिकल और अपोजिट एंगल से ये थीटा हो गया। अब इधर साइड आ जाओ,
अब इसके अपोजिट आ जाओ। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया थीटा। यहां भी तो जेड बन रहा है, ये देखो ये भी तो एक जेड बन रहा है। ठीक है, ये भी आपका एक जेड बन रहा है। क्लियर? यस सर, ये अपना कंसेप्ट क्लियर। थीटा का खेल खत्म। अब इसको थोड़ा छोटा कर दें। थीटा का खेल हमारा सुन लेना, वीडियो में दोबारा जाके सुन लेना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब एक प्यारा सा फिगर बना के समझाता हूं। देखो इस P पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इस P पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस P पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऊपर की तरफ E1 है और नीचे की तरफ E2। इज इट क्लियर? ध्यान से देखो इस P पॉइंट पे, इस P पॉइंट को देखो, P पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल है, दोनों तरफ E1 और E2 है, और ये एंगल थीटा, साथ ही साथ ये एंगल भी थीटा। यही सीन क्रिएट हुआ यहां पे। अब इसका रिजोल्यूशन कर दो, तो E1 का रिजोल्यूशन नीचे साइड क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। अब दूसरे वाले को ऐसे रिजोल्यूट कर दो, जो E2 है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। बहुत अच्छे से समझो बेटा, E1 और E2 का जब हमने थीटा दिखा दिया, E1 और E2 का हमने रिजोल्यूशन थीटा दिखा दिया, फिर कंपोनेंट ब्रेक कर दिए। यहाँ P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पे कंपोनेंट हमने ब्रेक किया, और कंपोनेंट ब्रेक करने पे क्या मिला, E1 का एक कंपोनेंट E1 cos और एक कंपोनेंट E1 sin। सेम उसी तरह E2 का जो कंपोनेंट है वो E2 cos और E2 sin। तो फाइनली P पॉइंट पे 4 फील्ड्स हैं। फाइनली इस P पॉइंट पे कितने फील्ड हैं, 4 फील्ड हैं। अब देखो खत्म, कहानी फिनिश बिल्कुल। इस P पॉइंट पे 4 फील्ड हैं। देखो इधर की तरफ है E1 cos और इसी तरफ है E2 cos। ध्यान से देखो फिगर को, दिख रहा है? और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऊपर साइड है E1 sin थीटा और इसी के नीचे है E2 sin थीटा। तो E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, देयरफॉर दे विल कैंसिल टू ईच अदर। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। जैसा कि हमने पढ़ा है E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस P पॉइंट पे जो 4 फील्ड थे, P पॉइंट पे जो 4 फील्ड लग रहे हैं, ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे 4 फील्ड हैं, 4 फील्ड, 1 2 3 4। तो साइन कंपोनेंट कट गए, साइन कंपोनेंट कट गया क्योंकि ये वर्टिकली इक्वल और अपोजिट है। E1 और E2 दोनों की वैल्यू जब सेम है तो ऊपर की तरफ समथिंग साइन थीटा और नीचे की तरफ समथिंग साइन थीटा दोनों कट गए। तो नेट फील्ड क्या बचा, इस फिगर का जो नेट फील्ड है, इस फिगर का जो नेट फील्ड है वो मैं जरूर यहां लिखूंगा, क्योंकि बिना लिखे समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो यहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा 8 पॉइंट P, यहां पे लिख दे रहा हूं 8 पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। यही इसका क्या है, आंसर। और जबकि E1 और E2 सेम है, तो जो E नेट की वैल्यू होगी बेटा, E1 और E2 सेम है ना, तो ये जुड़ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E1 cos थीटा। बस यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, हमारा इक्वेटोरियल का आंसर आ जाएगा। मैं रख रहा हूं वैल्यू, ठीक है। तो ये बात याद रखना बेटा, P पॉइंट पे 4 फील्ड लग रहे थे, 2 कंपोनेंट कट गए, मर गए, खत्म हो गए, और जो बचा है वो ये है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नई स्लाइड में देखिए, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाएगा? तो ई टोटल की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ऑफ E1 कॉस थीटा। वैल्यू पटक दो, वैल्यू बस पटक दो। तो 2 अपनी जगह है, यस सर, 2 अपनी जगह है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम पीछे लिखे हैं, वहां से आप जाके देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q और उसका अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही बचेगा क्योंकि अंडर रूट था ना, तो ये बचा। अब कॉस थीटा की वैल्यू रख दो बस, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा क्या होता है? ट्रायंगल में देखिए कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखो, यही एंगल तो थीटा है, ये थीटा था और ये थीटा था, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं बेस। बेस क्या है? एल। बेस क्या है? एल। और हाइपो क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही था ना। तो ऊपर वाली क्वांटिटी देखो, Q इंटू 12 बन रहा है। ऊपर वाली क्वांटिटी Q इंटू 12, इसकी जगह पे क्या रख देंगे? P। तो ऊपर वाला पूरा बन गया P, ऊपर वाला पूरा बन गया P, और डिवाइड में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये वाला पावर 1/2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इतना तो दिमाग है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये अंडर रूट में 2 बार था तो 1 बचा, और ये वाली वैल्यू पावर 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट हटाते हैं तो क्या बनता है? 1/2। तो 1 + 1/2 क्या हो गया? 3/2। तो ये जो आपका आंसर आ गया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। याद रख लीजिएगा, मार्क कर लीजिए। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं और हम लोग पढ़ लेते हैं तुरंत ही यहीं पे शॉर्ट डाइपोल का केस। तो इसी स्लाइड में हम शॉर्ट डाइपोल को भी ऐड कर लें, मेंशन कर लें। फॉर द शॉर्ट डाइपोल, फॉर द शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब हमेशा से क्या समझाया हूं? शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब होता है? L इज मच लेस देन X। जो L होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। शॉर्ट डाइपोल का मतलब दबा दिया तुमने, डाइपोल को छोटा कर लिया, छोटा, स्मॉल साइज, तो L छोटा हो गया। या इसका उल्टा लिख दो, X इज मच ग्रेटर देन L। दोनों का मतलब सेम है। तो L बराबर 0 पुट कर दो, इस इक्वेशन में L बराबर 0 पुट कर दो। जो आपकी फॉर्मूला आई है वहां पे L बराबर 0 पुट कर दो। तो जैसे L को 0 पुट करोगे क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है P, ऊपर है P, और नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू 3/2, यही बचेगा। देख लो, ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2 है। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2 है। एल की वैल्यू 0 हो गया। जब एल का वैल्यू 0 हो गया तो एक्स के बगल में क्या बचेगा? 2 × 3/2। ये देखो, 2 × 3/2, तो ये 2 कट गया। फाइनल आंसर शॉर्ट डाइपोल में भी हम पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए आज की डेट में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/x का क्यूब। बस ये रहा आपके सामने फाइनल आंसर। चलिए, ये शॉर्ट डाइपोल का दोनों केस हमने पढ़ लिया। ये है शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला, जब आपसे बोलेगा शॉर्ट डाइपोल, और जब कुछ नहीं बोले तब तो ये है ही है। ये तो हमारा डेरिवेशन है, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो सारा स्टेटमेंट क्लियर, सारा डेरिवेशन क्लियर। उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो तो बेहतर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का केस मेजॉरिटी में सब कुछ हमने पढ़ा, और थोड़ा सा आज हम चीज़ों को बहुत बेहतरीन वे में समराइज करेंगे।
सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। आपको हमारी बातें याद आ रही है? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। फिर पॉइंट चार्ज फॉर्मूले का अगर हमसे कोई एप्लीकेशन पूछे तो क्या जवाब दोगे? अगर हमसे कोई पूछे कि पॉइंट चार्ज फॉर्मूले का एप्लीकेशन, आप क्या जवाब देंगे? तो आप सीधा जवाब देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। जो रिंग का आप डेरिवेशन करते हैं वो पॉइंट चार्ज का एप्लीकेशन है। अच्छा, यस सर। और फिर क्या पढ़ा आपने? फिर आपने पढ़ा कि गॉस थ्योरम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, गॉस थ्योरम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है। तो उसके लिए आपने 3 एप्लीकेशन पढ़ा। कौन कौन सा? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। फिर आपने पढ़ा ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेरिकल सेल। सॉलिड बचा है, उसको क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है ये। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर डाइपोल जैसी चीज बीच में आ जाए, पूरे वीडियो को सुना करो बेटा, तभी क्लास का मजा आएगा। आप जब डाइपोल के बारे में पढ़े, डाइपोल मूवमेंट के बारे में, तो पता चला कि डाइपोल भी 2 तरह की फील्ड बनाती है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो वो भी हमने आज की क्लास में कवर कर लिया पूरा। सबसे लास्ट कंसेप्ट पूरे चैप्टर का, पूरे इस चैप्टर नंबर 1 का, वो है टॉर्क पढ़ने चल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टॉर्क। अब सबसे पहले हम लोग, मतलब ये जो सबसे लास्ट टॉपिक है, यहां पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं कि लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और यहां पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और वो टॉपिक क्या है? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, जनरली पी ई साइन थीटा। तो यही हम डिराइव करने चल रहे हैं, ठीक है। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये हम डिराइव करने चल रहे हैं। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा डेरिवेशन करने चल रहे हैं। चलिए इनको क्लियर ऑल कर दिया जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। लिखिएगा बेटा, हेडिंग है ये, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको किताबें टॉर्क बोलती हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको किताबें क्या बोलती हैं? टॉर्क। एक्सपीरियंस बाय टॉर्क, एक्सपीरियंस बाय डाइपोल। कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोमेंट ऑफ फोर्स कहो या फिर टॉर्क एक्सपीरियंस कहो, बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। कैसे डिराइव करेंगे, आइए इसको समझते हैं। इस टॉपिक को कैसे डिराइव करेंगे? मूवमेंट ऑफ फोर्स कहो या फिर टॉर्क कहो, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्या है इसकी कहानी, पूरा डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहले आप हेडिंग को रियलाइज करिए, क्या कह रहा है। टॉर्क क्यों हमसे पूछा है, हमसे टॉर्क क्यों पूछा है? टॉर्क, तो टॉर्क कब एक्सपीरियंस कर रहा है एक डाइपोल? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ यूनिफॉर्म, ये रहा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दो, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख दो, बहुत प्यारा सा मैं रख दे रहा हूं डाइपोल। चलो ये देखो हमने एक डाइपोल रख दिया, ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रख दिया? एक डाइपोल। और डाइपोल कितने एंगल पे रखा है? थीटा, थीटा एंगल पे। तो क्या होगा जब ये डाइपोल पे आप चार्ज देखेंगे ना, जब इस डाइपोल पे रखा हुआ चार्ज देखेंगे, एक है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी आपको सोचना पड़ेगा।
जैसे एक डाइपोल बाहर है, बात समझना, ये डाइपोल हमारा, ये डाइपोल जब बाहर है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगता, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है। कैमरे पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब ये डाइपोल बाहर रखा है कुछ ऐसे, तो बाहर रखा है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ये डाइपोल डाइपोल है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, एक एंड पे प्लस क्यू है, दूसरे एंड पे माइनस क्यू है, और दोनों के बीच सेपरेशन 12 है, बस यही है डाइपोल। लेकिन जैसे ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है, इस पे फोर्स लगते हैं, इस पे फोर्स लगता है। और कौन सा फोर्स लगता है वो समझो। जैसे ही बेटा यहां पे डाइपोल आपने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, तुरंत इस पे एक फोर्स लगता है, क्यूई फोर्स। बिल्कुल क्लियर समझना, डाइपोल का जो प्लस चार्ज है, डाइपोल का जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज पे तुरंत फोर्स लगता है क्यूई। और किस डायरेक्शन में? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे एक एक बात को फील कर लो बेटा, रियलाइज कर लो। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में, पढ़ा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है? फोर्स लगता है। एक प्लस चार्ज को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दो तो उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी? सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे ही जब ये डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में आता है ना, तुरंत इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक फोर्स लगेगा क्यूई। और किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब जो नेगेटिव चार्ज है ये शांत तो बैठा नहीं रहेगा, ये अपोज करेगा, नाम ही माइनस है। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इस नेगेटिव पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का। क्योंकि F बराबर क्यूई फॉर्मूला भी तो आपने पढ़ा है ना, F बराबर क्यूई फॉर्मूला। तो इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, एक तरफ प्लस क्यूई, एक तरफ माइनस क्यूई। फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो। जो डाइपोल है, इस डाइपोल पर, जो डाइपोल है, इस डाइपोल पर जो प्लस वाला चार्ज है, इस पर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या लगता है? क्यूई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो माइनस चार्ज है, इस पर फोर्स लगता है क्यूई, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। बस इसी वजह से ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि टॉर्क जनरेट करने के लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट करने के लिए कपलिंग फोर्स का होना जरूरी है, कपल फोर्स का लगना जरूरी है। इक्वल और अपोजिट फोर्स, माने मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, अगर लग रहा है तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। तो यही मैं इतने देर से चिल्ला रहा था, एक डाइपोल बाहर रखा होता है तो सिंपल डाइपोल जैसे फील्ड में रखोगे ये घूमना चालू कर देगा लाइक दिस, घूमना चालू कर देगा लाइक दिस, ड्यू टू टॉर्क फोर्स। और रीजन आपके सामने ये रहा। क्लियर? अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। टॉर्क आएगा कैसे? टॉर्क आएगा कैसे? तो हम लोगों ने टॉर्क में क्या पढ़ा है? हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था कि टॉर्क बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स। पढ़े हो कि नहीं? टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, ईदर फोर्स। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब दोनों फोर्स जो लग रहे हैं इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सीधा सीधा क्या कहता है रूल? रूल ये कहता है कि जो टॉर्क है, ये टॉर्क क्या होता है? ये जो टाउ है, ये टाउ क्या कहता है? टाउ कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स रखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो चलो देखो, मैग्नीट्यूड टॉर्क का क्या है? ये हो गया फोर्स क्यूई, क्योंकि दोनों तरफ क्यूई लग रहा है। आप देखो फिगर में, ऊपर भी क्यूई, नीचे भी क्यूई, बस फर्क कितना है? पॉजिटिव चार्ज पर सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। अब इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? तो देखो बेटा, ये 2l है, 2l, इस 2l का कंपोनेंट ब्रेक कर दो। ये जो 2l है
जो डाइपोल की डिस्टेंस 12 है इसको ब्रेक कर दीजिए कंपोनेंट फॉर्म में। ध्यान से देखो, यहां ब्रेक कर रहा हूं, ये 12 है, 12 का ये एंगल क्या है, थीटा। आपको दिख रहा है साफ साफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, देख लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा दिख रहा है ना। तो 2l का जो नीचे साइड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 2l cos, और इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, 2l sin। तो दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2l sin। ये देखो, ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2l का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2l sin थीटा। फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, डाइपोल है 2l, ये डाइपोल है 2l, ठीक, यस सर। इस वाले पे फोर्स लग रहा है QE, हाँ सर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो इस पर अपोजिट फोर्स लग रहा है QE, हाँ सर। अब 2l का जब कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो 2l का जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 2l cos थीटा होगा। बेटा 2l का नीचे वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, cos, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट जो एरो बना रहा हूं, ये देखो, ये क्या होगा, 2l sin। तो हमें क्या चाहिए, आपने यही तो पढ़ा है कंसेप्ट में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो, ये है एक लाइन ऑफ एक्शन और एक ये है लाइन ऑफ एक्शन। ध्यान से देखो, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, दूसरी लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2l sin थीटा ही तो है। रख दो वैल्यू, यहां रख दो, रख दो 2l sin ऑफ दी थीटा। देखो q इंटू 2l बन गया, यहां पे ये रहा q, ये रहा 2l, q इंटू 2l क्या होता है, p होता है, बगल में जो बचा छाप दो, pe sin ऑफ दी थीटा, हेंस प्रूव। लो आ गया, ये रहा आपका हेंस प्रूव्ड। अब समझ में आया फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं, हेंस प्रूव्ड। और इसको क्रॉस फॉर्म में लिखो, क्योंकि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो टॉर्क होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क पे लगाओ वेक्टर, और बराबर डाइपोल मूवमेंट भी याद करो होता है वेक्टर, मैंने लिखवाया था, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन विल बी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो पी पे वेक्टर, बीच में लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दुनिया नहीं जमाना जानता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये रहा इसका वेक्टर फॉर्म, टॉर्क का ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क फोर्स का वेक्टर फॉर्म होता है PE sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच, डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, डाइपोल और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, गलती से मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे टॉपिक को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा। फिर से सुन लो बेटा, हमने यही तो बोला है ना कि एक डाइपोल जब बाहर है, एक डाइपोल जब बाहर है, एक डाइपोल, इसको डाइपोल मान लो, ये हमारे पास प्यारा सा झंडा है, हमारे पास ये प्यारा सा झंडा है, ठीक है, प्यारा सा झंडा है, ठीक है। तो नहीं, झंडे का तो सम्मान है भाई बहुत, इसके साथ नहीं। चलिए अब समझ जाओगे आप, इसको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना साफ साफ कैमरे में। चलो ये डाइपोल मान लो, जब ये डाइपोल बाहर रहता है तो इधर है प्लस और इधर है माइनस, सही है ना, इसके दो एंड पे प्लस और माइनस होते हैं और बीच का स्मॉल सेपरेशन होता है। ये डाइपोल कहीं भी रहे, ऐसे रहेगा तो ऐसे है, ऐसे रहेगा तो ऐसे है, वर्टिकल है तो ऐसे है, जिसको जैसे जहां रहना है ये अपना अपना रहेगा, जैसे इसको रख दो ये वैसे बैठा रहेगा। लेकिन जब ये डाइपोल फील्ड में आता है, कहां पे आता है बेटा, फील्ड में, जब ये डाइपोल फील्ड में आता है तो तुरंत इस पे फोर्स लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा बेटा, फोर्स। कौन सा फोर्स,
एक फोर्स क्यूई सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा फोर्स माइनस क्यूई अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके वजह से ये क्या बन जाएगा, टॉर्क। और टॉर्क के बाद तो सारी चीज़ें वीडियो में मैंने समझा दिया है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको डाउट ना ही हो तो बेहतर है। कंपोनेंट तोड़ना सिखा दिया। ये देखो 2l का 2 कंपोनेंट, 2l कॉस 2l साइन, और वर्टिकल कंपोनेंट तो साइन ही होता है ना, तो 2l साइन ले लोगे, आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। चलिए बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं बोलना है। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है। मैंने बीच में लिखा भी था कि आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी तरह से मैंने फिनिश किया है, समाप्त किया है और पढ़ाया है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे ओसवाल के प्रॉब्लम्स और नीट के प्रॉब्लम। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बोर्ड्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एसएल अरोरा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ढेरों क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।